हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, हम लोग पहले चैप्टर 1 के बारे में स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 1 में भी लेक्चर 1 में हम लोग जो पढ़ेंगे ये क्या पढ़ना है आपको, देखिए डेफिनेशन एंड हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये फार्माकोग्नोसी है क्या, है ना। पहली बार ये सब्जेक्ट आपने सुना होगा कि फार्माकोग्नोसी क्या है ना। डी फार्मा फर्स्ट ईयर में 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट है ये फार्माकोग्नोसी नाम का। तो इसमें हम लोग को एग्जैक्टली क्या पढ़ना है वो सारी चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फार्माकोग्नोसी है क्या भैया। ठीक है, फार्माकोग्नोसी अगर हम लोग बात करें तो देखो, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट ही जो ये नाम लिखा हुआ है ये खुद ही 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। आपको पता है कि साइंस में जितने भी टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल किए जाते हैं कहीं ना कहीं वो सारे शब्द ग्रीक या लैटिन भाषा से लिए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो मेंशन हमने किया है, तो पहला शब्द इसमें जो छुपा हुआ है वो फार्माकॉन है। इसका ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ड्रग, है ना। जैसे इंग्लिश और हिंदी में अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह से ये फार्माकॉन सब, जहां पर ये फार्मा 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 बार बार आ रहा है ना। ये फार्मा जो शब्द है एक्चुअली ये फार्माकॉन से आया है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है अंग्रेजी में ड्रग। ठीक है, और ये जिग्नोस्को एक टर्म है जिसका मतलब है टू नो, जानकारी लेना किसी के बारे में। तो फार्माकोग्नोसी अगर इसकी लैंग्वेज आप समझे तो खुद ही कह रहा है टू नो अबाउट किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में, फार्माकॉन के बारे में। नो अबाउट ड्रग्स मतलब क्या, अच्छा फार्माकोग्नोसी में बेसिकली हम लोग उन ड्रग्स के बारे में बात करते हैं जो कहीं ना कहीं नेचुरल सोर्स से आते हैं, है ना। एक ड्रग है, मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग लैब में सिंथेसाइज करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट के दौरान, और एक ड्रग मॉलिक्यूल है जो किसी भी नेचुरल प्रोडक्ट के अंदर मौजूद है, चाहे वो किसी प्लांट के अंदर हो या किसी एनिमल सोर्स के अंदर हो, है ना। इसके बारे में हम लोग हमारे सिलेबस में आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो फार्माकोग्नोसी है क्या, एक्चुअली देखो, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स, बताता हूं क्या है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज such as plants, animals, minerals and microorganisms। तो फार्मेसी में, फार्मेसी साइंस की, फार्मास्यूटिकल साइंस की ब्रांच, ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग चाहे वो अलग अलग नेचुरल सोर्स हो, जैसे कि प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, मिनरल्स हो, माइक्रोब हो, इन सब से निकाले जाने वाली वो क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग का मतलब देखो क्या होता है, ड्रग का मतलब समझ गया ना, ड्रग ड्रग जहां भी शब्द इस्तेमाल होगा, ड्रग का मतलब हमेशा मेडिसिन हम लोग समझेंगे अपनी लाइन में। ठीक है, ड्रग एक होता है कि ड्रग, वो ड्रगिस्ट जो होते हैं नशेड़ी, है ना, वो ड्रग नहीं है ना। हालांकि वो भी ड्रग ही होता है एक तरह का, लेकिन क्योंकि वो ड्रग एब्यूज एक्चुअली ओवरडोजिंग ऑफ ड्रग है ना, तो वो दवाइयां भी ऐसी तरह से ली जाती हैं। तो ड्रग है, एक ड्रग होता है, क्रूड ड्रग होता है ना। अब क्रूड ड्रग का मतलब देखो क्या है, यहाँ पर ड्रग मतलब दवाई, केमिकल, वो बेसिक जो जिस बीमारी में हम लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे ठीक हो रहा है। क्रूड ड्रग क्या होता है, नेचुरल सोर्स के साथ साथ, जैसे आपने पढ़ा हल्दी के बारे में हम बात करें तो हल्दी के अंदर जो उसको मेन केमिकल जो मौजूद है पीलापन के लिए वो करक्यूमिन होता है ना, करक्यूमिन बोलते हैं उसको। करक्यूमिन की ढेर सारी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, है ना, एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी आप देखी गई है ना। तो अब वो जो उसके अंदर का केमिकल है वो तो ड्रग हो गया, है ना। लेकिन अगर हम एज सच होल हल्दी के बारे में बात करें, पूरी पूरी हल्दी के बारे में बात करें, तो हल्दी इज अ क्रूड ड्रग, समझे क्या। नीम के अंदर कोई केमिकल पाया जाता है एजाडिरेक्टिन, जिससे वजह से वो कड़वा होता है। निम्बिन एक केमिकल पाया जाता है ना। तो अब वो उसका एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मिलता है बाहर, तो वो केमिकल जो हो जाएगा वो ड्रग हो जाएगा। लेकिन केमिकल के साथ साथ जिस चीज में पाया जा रहा है पूरे को अगर हम बोले तो उसको बोलते हैं क्रूड ड्रग। समझ में आ रहा होगा क्रूड ड्रग क्या है ना। तो यहां पर हम लोग स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग पढ़ते हैं, और वो क्रूड ड्रग कहां से ली जाती है, किसी प्लांट से निकाली जा सकती है, किसी एनिमल के अंदर से निकाली जा सकती है, किसी मिनरल्स को से निकाली जा सकती है, या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब वो छोटे छोटे जीव जिनका साइज माइक्रोन रेंज में होता है, उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल आपका क्या हो जाएंगे, वायरसेस हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, फंगस हो जाएंगे, है ना, वो सब माइक्रोब्स हैं कहीं ना कहीं, प्रोटोजोन्स हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आपको डेफिनेशन फार्माकोग्नोसी की समझ में आई होगी। ठीक है, कि एक ड्रग और क्रूड ड्रग में क्या अंतर होता है, ये चीजें आपने जाना होगा अभी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कि आजकल डेफिनेशन जो मॉडर्न डेफिनेशन है फार्माकोग्नोसी की वो क्या है। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चरल, फिजिकल, केमिकल, बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रूड ड्रग्स एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। बेसिक यहां पर वही बात कर रहे हैं
क्रूड ड्रग्स के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं हम लोग, है ना। लेकिन फार्माकोग्नोसी कहा गया है कि एक साइंटिफिक स्टडी है किसके बारे में, क्रूड ड्रग का स्ट्रक्चर पढ़ने की, किस तरह का होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने की, है ना, कैसा दिखता है, टेक्सचर कैसा है ना, कौन कौन सा कहां से, जैसे मान लीजिए कोई प्लांट की बात करें तो वो रूट से निकल रहा है कि स्टेम से निकल रहा है कि लीफ से प्लांट निकल रहा है कि उसके फ्रूट से निकल रहा है, तो वो सब चीजें, उसके अंदर की केमिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, है ना, किसी किसी केमिकल से किस तरह से वो रिएक्ट करेगा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बायोकेमिकल मतलब उसके अंदर शरीर में जाने के बाद उसकी केमिस्ट्री किस तरह से चेंज होगी, उसको बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग बोलते हैं। और साथ साथ में बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब कि शरीर में जाने के बाद लिविंग टिश्यू के संपर्क में जब वो आएगी तो किस तरह से वो अपना फंक्शन शो करेगी ड्रग, है ना। तो यही सब क्रूड ड्रग के बारे में और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में, ये सारी चीजें पढ़ने को ही क्या बोलते हैं, फार्माकोग्नोसी बोलते हैं। तो ये पूरा हमारा क्या है, मॉडर्न डेफिनेशन है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला डेफिनेशन हम लोगों ने खत्म किया, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी। हिस्ट्री मतलब इतिहास, फार्माकोग्नोसी का इतिहास क्या है भैया, ये समझा जाए तो इतिहास पढ़ने के लिए देखो क्या लिखा है, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोग्नोसी इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पीरियड। पीरियड मतलब टाइम, ठीक है, यहाँ पर पीरियड का मतलब क्या है, टाइम का मतलब है, टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। पूरे इतिहास को अगर हम लोग डिवाइड करें फार्माकोग्नोसी जब से कभी से शुरुआत हुआ होगा और आज तक की अगर हम लोग बात करें तो इसको मेन 5 तरीके से 5 ग्रुप में बांटा गया है, 5 अलग अलग टाइम जोन में बांटा गया है। तो सबसे पहला टाइम जो था एंशिएंट टाइम था, प्राचीन इतिहास। फिर उसके बाद डायस्कोराइड्स एरा आया, जहां पर ये साइंटिस्ट लोग आए, आगे हम चर्चा करेंगे इसके बारे में। फिर मिडल एज आया, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में क्या क्या बदलाव लगातार हुआ, इसके बारे में हम लोग 1 by 1 ध्यान देते हैं। तो आओ चलो हम लोग एक पहला वाला स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कौन सा है, एंशिएंट टाइम, है ना। फार्माकोग्नोसी एंशिएंट टाइम में कैसा था और किस तरह से उस पर पढ़ाई होती थी या फिर कैसे चीजें चलती थी उस समय, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं। देखो एंशिएंट टाइम में लिखा है मेडिसिनल प्लांट्स मेंशन्ड इन एंशिएंट टेक्स्ट लाइक ऋग्वेदा, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता इन इंडिया। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में ये ऋग्वेद है ना, जो कि 4 वेदों में से एक है। फिर चरक संहिता, एक चरक ऋषि नाम के महान ऋषि हुए, आज के समय में जिनको हम लोग महान साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट बोलते हैं, है ना। एंशिएंट टाइम में उन्हीं को ऋषि मुनि कहा जाता था, है ना। तो चरक एक ऋषि का नाम था, चरक संहिता इन्होंने पूरी बड़ा सा ये देखिए बड़ा सा बुक इसको लिखा गया जिसके अंदर सारी चीजें मेंशन हुई। सुश्रुत ऋषि ने सुश्रुत संहिता लिखा, ठीक है। और इस तरह से इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये तीनों साइंटिस्ट लोगों ने मिल करके, ठीक है, मतलब तीनों किताबें मिल करके उसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा, जो मटेरियल लिखा हुआ है, ठीक है, उसके आधार पर मेडिसिनल प्लांट्स को यहाँ पर बात की जाती है। जैसे चरक संहिता की हम बात करें तो चरक संहिता इसमें आमतौर पर क्या था इस बुक के अंदर, आज भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, हालांकि ये कई हजारों साल पहले ये किताब लिखी गई, लेकिन उसमें आज भी जितने हमारे आसपास जो प्लांट्स, वैरायटी ऑफ प्लांट्स पाए जाते हैं, उसके अंदर कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज है और वो किस बीमारी में ठीक कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसको, ये तक बहुत साल पहले लिख दिया गया था उसके अंदर। आज की मॉडर्न साइंस उस पर जाकर के रिसर्च करके अब वो अलग अलग उसमें से कंपाउंड बना रहे हैं, हम लोग फॉर्मुलेशन बना रहे हैं आजकल ना। फॉर्मुलेशन का मतलब क्या हो सकता है, टैबलेट, कैप्सूल, उसको इस फॉर्म में ला करके हम लोग अब इस्तेमाल करते हैं। हालांकि वो कहीं ना कहीं ओरिजिनली कहाँ से निकलता है, प्लांट से ही निकलता है। तो जैसे इंडियन एंशिएंट टाइम में बात करते हैं, उससे चाइना में भी काफी इसका ट्रेडिशनल था। तो जैसे चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड इजिप्टियन ईबर्स पेपायरस, ये लगभग 1500 BC के आसपास टाइम की बात है। इनमें भी हर्बल ड्रग्स के बारे में डिस्क्रिप्शन मिलता है, जैसे हमारे यहाँ वेद पुराणों में मिलता है, तो यहाँ पर भी उसी एंशिएंट टाइम के आसपास का मिलता है, ठीक है। ये हम लोग को देखा जाए तो ये द पेपायरस ईबर्स ने इसको लिखा था, एंशिएंट इजिप्टियन मेडिसिन इसके नाम। तो इजिप्ट एक कंट्री है जहाँ के अंदर कैसे मेडिसिन चलती थी, क्या व्यवस्था थी उस समय की, इसके बारे में लिखा हुआ है। तो बहुत सालों पहले में ये सारी चीजें मेंशन की गई थी। तो एंशिएंट टाइम में ऐसा था भैया, ठीक है। अगला हम लोग बात करें डायस्कोराइड्स एरा। तो डायस्कोराइड्स एरा, ये नाम ही पड़ गया डायस्कोराइड्स के नाम पे। तो हु वाज डायस्कोराइड? डायस्कोराइड वाज अ साइंटिस्ट। ये डायस्कोराइड्स क्या थे भैया? एक साइंटिस्ट थे। कहाँ के? ग्रीस एक देश होता है ना। और ये कैसे थे? फिजिशियन थे। ही रोट अ बुक। इस बुक का नाम क्या था? डी मेटेरिया मेडिका। यहाँ पर आपको फोटो में देखेगा, ये डी मेटेरिया मेडिका का एक फोटो है ना। और ये साइंटिस्ट है डायस्कोराइड्स, पेडानियस डायस्कोराइड्स इनका नाम था। इन्हीं के आधार पर पूरे एरा का नाम, उस टाइम जोन को ही हम लोग क्या बोल दिए, डायस्कोराइड्स एरा है। ये फर्स्ट सेंचुरी एडी के आसपास की बात थी, विच रिमेन्ड अ स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर सेंचुरीज। कई शताब्दियों तक
ये इसके बुक को हम लोगों ने रेफरेंस के तौर पर लिया, मतलब जितने भी हम लोग ड्रग्स और उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं वहां तक एज अ रेफरेंस बुक इसका इस्तेमाल किया जाता है। रेफरेंस का मतलब कि अगर कोई दिक्कत होगी तो वहां से हम लोग इसको ले लेंगे, ठीक है। आगे हमको बात करना है मिडिल एज के बारे में। हमने चर्चा किया था कि मिडिल एज को बांटा गया है, ये लगभग 476 सीई से लेकर के 1453 सीई तक है, ठीक है, मतलब 1453 अभी सन जो हमारा गया लगभग। तो वहां पर क्या किया, देखो, यूज ऑफ हर्बल मेडिसिन कंटिन्यूड इन मोनास्ट्रीज एंड अरेबिक मेडिसिन फ्लरिश्ड, है ना। तो मोनास्ट्री और अरेबिक जो कल्चर आया इस दौरान, मतलब पूरे दुनिया में अगर हम लोग बात करें तो ईसाई धर्म वाले ज्यादा लोग, सबसे ज्यादा तो ईसाई ही है ना, उसके बाद मुस्लिम्स हैं कहीं ना कहीं। तो उन सब जगह भी, हर जगह पर क्या इस्तेमाल हो रहा था, हर्बल मेडिसिन का यूज ही लगातार चलता चला गया पूरे मिडिल एज के दौरान। तो बहुत कुछ ज्यादा काम नहीं हुआ उस दौरान, ठीक है। फिर 19वीं सेंचुरी आ गया। 19वीं सेंचुरी में तो फार्माकोग्नोसी टर्म को कॉइन किया गया, है ना। मतलब 19वीं सेंचुरी में अगर देखा जाए, 19वीं सेंचुरी मतलब क्या, 1800 से लेकर के, मतलब 1801 से लेकर के 1899 तक को हम लोग क्या बोलते हैं, 19वीं सेंचुरी ना, ऐसा मानते हैं हम लोग, ठीक है। तो 19वीं सेंचुरी में ही एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था सीए सिडलर। ये देखो फोटो पड़ी, सीए सिडलर, है ना। ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने पहली बार फार्माकोग्नोसी नाम दिया। अच्छा, आपके एग्जाम में क्योंकि 20 नंबर के एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने हैं, तो उस एमसीक्यू क्वेश्चन में डायरेक्ट क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज गिवन बाय हु, है ना। तो उसका नाम क्या हो जाएगा, सीएस सिडलर। याद रखिए, ये साइंटिस्ट ने फार्माकोग्नोसी नाम दिया था, ठीक है। कब नाम दिया था, 1850 में, 1815 में, इन हिज थीसिस एनालेक्स फार्माकोग्नोस्टिका। इनकी एक थीसिस थी, थीसिस मतलब इनका रिसर्च प्रपोजल था, जिसमें इन्होंने फार्माकोग्नोसी नाम के बारे में पहली बार लोगों से चर्चा किया, ठीक है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया था, सबसे मेन 19वीं सेंचुरी में काम हुआ। दूसरा मेन काम कौन सा हुआ, आइसोलेशन ऑफ एक्टिव प्रिंसिपल्स लाइक मॉर्फिन फ्रॉम ओपियम पॉपी प्लांट। ओपियम मतलब ये वही प्लांट है, अफीम का पौधा जिसको बोलते हैं हम लोग। तो अफीम में से मॉर्फिन निकाला गया, है ना, सबसे पहली बार। कब निकाला गया था, 1806 में। किसने निकाला, फ्रेडरिक सर्टनर ने। फ्रेडरिक सर्टनर ने निकाला। फ्रेडरिक सर्टनर, ये देखो, इन्होंने अफीम के प्लांट से, जिसको ओपियम पॉपी नाम बोलते हैं, पॉपी प्लांट भी आमतौर पर बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो प्लांट है जहां से मॉर्फिन निकाला गया। मॉर्फिन मतलब एक तरह का ड्रग मॉलिक्यूल, ठीक है। कहां से, उसको आइसोलेट किया गया। किसने किया, फ्रेडरिक सर्टनर ने किया। कब किया, 1806 में किया। तो इस तरह से इसमें कई चीजें आपसे डायरेक्ट पूछने जाने, जहां जहां साइंटिस्ट नाम आएगा उसको आप कहीं की लिस्टिंग करते चलिएगा। बाद में हम भी आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कराएंगे जिसमें सारे साइंटिस्ट और उनकी सारी कंट्रीब्यूशंस के बारे में चर्चा होगी, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि 20वीं सेंचुरी में क्या नया बदलाव हुआ, 19वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ। देखो, लगातार साइंस तो इंप्रूव हो ही रही थी, है ना। ये 1900 के बाद की बात है। और आप बिलीव करिए कि 20वीं सेंचुरी में जितना पूरी साइंस में काम हुआ है उतना उसके पहले कई सेंचुरीज में भी नहीं हुआ था ओवरऑल। अगर आप ध्यान से समझें, 20वीं सेंचुरी मतलब क्या, 1900 से 1999, मतलब 1901 के आसपास समझ सकते हैं, ये समय तब का था। इस दौरान तो बहुत कुछ बदलाव हुआ ना भाई। अगर आप ध्यान समझें कि 1947 भारत आजाद हुआ था हमारा, उसके पहले भारत की कंडीशन कैसी हुआ करती थी, सड़कें कैसी थी, सुविधाएं कैसी थी, और आज के समय में सुविधाएं कैसी, आज से 10-12 साल पहले भी अगर देखेंगे तो बहुत चेंज हुआ है, ठीक है। इसके बाद जब 21st सेंचुरी है तब तो ड्रास्टिक चेंज हुआ है पूरे वर्ल्ड में, एकदम से हर मामले में, ठीक है। चाहे टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, चाहे साइंस के बारे में बात करें, इनोवेशन के बारे में बात करें, रिसर्च और डेवलपमेंट के बारे में बात करें, तो बहुत चीजें नई हुई हैं, है। पहले छोटी सी किसी को बीमारी हो जाती थी, लोग मर जाते थे, कॉलरा हो जाता था और दवाई नहीं, किसी के पास इलाज नहीं होता था, मर जाते थे लोग। वो तो साईं बाबा थे, उन्होंने अपनी चक्की से आटा पीस करके अपने सीढ़ी के चारों तरफ ऐसे लगा दिया। आपने कहानियों में पढ़ा होगा, वो कितनी सच्चाई बात है, वो तो बात की बात है ना। हालांकि साइंटिफिक बिरादरी आमतौर पर ऐसी बातों को बिलीव नहीं करती, कई बार ऐसा सही भी होता है, ठीक है। यहाँ हम लोग बात करें 20वीं सेंचुरी में बहुत ज्यादा एडवांसमेंट किसमें, एनालिटिकल टेक्निक्स और फाइटोकेमिस्ट्री में एडवांसमेंट हुआ। एनालिटिकल टेक्निक्स का मतलब क्या है पता है, एनालिसिस जब हम लोग किसी करते हैं, जैसे कोई केमिकल हमने बनाया तो उसके बारे में सारी प्रॉपर्टीज को पढ़ना कि सच में ये वही बना कि नहीं बना, तो उसमें क्या होता है, ढेर सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल। जैसे ये ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम वन बाय वन अगर प्रयास करेंगे आपको कि कमिंग लेक्चर में प्रैक्टिकल लैब में आ जाकर के आपको दिखाएं, इनके बारे में पढ़ाएं। इसमें से बहुत मशीनें ऐसी इक्विपमेंट है जो आपके काम की नहीं है, कुछ कुछ आपके काम की होगी ना। तमाम इसमें से मशीनें हैं जो आपके एनालिसिस में ही इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करें मॉडर्न मेथड्स यूज फॉर आइसोलेशन, स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल। जैसे एनालिटिकल मेथड बढ़ा, वैसे ही हमको जब किसी चीज को, किसी कंपाउंड को अलग करना है,
ठीक है। तो उसके लिए क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आमतौर पर जब बारिश के सीजन में आता है तो हमारे घरों में इन्फेक्शियस का जब टाइम चलता है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग कि एक नीम की ढेर सारी पत्तियां लेते हैं, उसको पतीले में लगा करके उसको बॉयल कर लेते हैं हम लोग अच्छे से, फिर उसकी पत्तियां उसको छान देते हैं ठंडा करने के बाद। तो क्या होता है, वो जो पानी आपके पास है वो हल्का हरा हरा दिखने लगता है। तो हरा हरा क्यों दिख रहा है भैया, क्योंकि नीम के अंदर का जो एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड है वो इसमें नीम में आ गया। अब उसको हम लोग नहाने के पानी में या फिर किसी की कोई समस्या है तो उसे डायरेक्टली कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी लगाया जा सकता है, नहीं तो उसको पानी में मिला करके लोग नहा लेते हैं। या तो ये तो आपके पास नेचुरल मेथड था, या फिर अब आपके पास जो लैब में प्रिपेयर किए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि डिटॉल हो गया, सेवलॉन हो गया, है ना, जो डिसइंफेक्टेंट और एंटीबैक्टीरियल लिक्विड्स मार्केट में अवेलेबल, या तो इनका इस्तेमाल करिए या तो नीम डायरेक्टली करिए। अच्छा, नीम में खाली वो एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड तो नहीं पाया जाता होगा, ढेर सारे और भी कंपाउंड पाए जाते होंगे। तो इस तरह से आइसोलेट करने का, उसको उसमें से केमिकल को निकालने का मॉडर्न मेथड्स आए। ठीक है, जैसे उसमें से एक क्रोमेटोग्राफी एक मिलेगा आपको। क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग कंपाउंड्स को सेपरेशन करते हैं, आइसोलेशन तो नहीं है ना, लेकिन आइसोलेट मान लो हमने नीम से किया, ढेर सारे कंपाउंड उसके अंदर मिले हुए हैं, केमिकल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उन सारे कंपाउंड्स को, उन सारे केमिकल्स को एक दूसरे से अलग करना, है ना, वो सेपरेट करने का काम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू होता है ना। कई तरह की होती है क्रोमेटोग्राफी, आपके में जहां सिलेबस में होगा, केमिस्ट्री में शायद थोड़ा बहुत होगा तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। स्टैंडर्डाइजेशन के अलग अलग मेथड्स आ गए, क्वालिटी कंट्रोल के अलग अलग मेथड्स आ गए, है ना। इसका कहने का मतलब यह है कि 20th सेंचुरी में बहुत सारा साइंस में इनोवेशन हुआ, जिसके कारण से रिसर्च और पढ़ाई, डीप जो नॉलेज किसी चीज का लिया जा सकता था, बड़ा आसान हो गया। तो ये सारी चीजें इसमें बताई गई थी। तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा भैया, आज की डेफिनेशन और हिस्ट्री फार्माकोग्नोसी की हम लोगों ने कंप्लीट किया है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में फार्माकोग्नोसी में लेक्चर 1 में इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि आज का करंट स्टेटस क्या है फार्माकोग्नोसी का, और फार्माकोग्नोसी का स्कोप क्या है। आप पढ़ लेंगे तो क्या जान जाएंगे ऐसा, ठीक है। तो ये हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, थैंक यू।